हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, जिसमें पहला संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश, चौथा अराविडु वंश। इन 4 वंशों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानने का प्रयास करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में जो शासक हुए हैं वो शासन करते थे और क्या क्या उनके नियम कानून थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य में जो राजा होता था उसको राय कहते थे। ठीक है, राजा राय कहलाता था। सत्ता की सारी शक्ति जो होती थी वो राजा के पास ही होती थी, और जो शासन पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि राजा का उत्तराधिकारी उसका ही पुत्र बनेगा। अब राजा के बाद जो मुख्य अधिकारी अथवा प्रधानमंत्री होता था उसको क्या कहते थे? प्रधानी कहते थे। किसके शासनकाल में? विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। या तो प्रधानी कहते थे या महाप्रधानी। ठीक है, राजा तो हो गया जिसके पास सारी शक्ति रहती थी, और उसके बाद एक और उसका अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी, उसको प्रधानमंत्री या प्रधानी कहा जाता था। आगे बात करते हैं। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। अब उसके शासनकाल में जितने भी मंत्री हुआ करते थे उसका अध्यक्ष होता था एक, और उसको क्या कहा जाता था? सभानायक कहा जाता था। अगला पॉइंट आता है इसमें, विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत, जिसको राज्य भी कहते हैं, या मंडल में किया जाता था। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, जिस प्रकार से कोई देश राज्यों में बटा रहता है, राज्य जिलों में बटा रहता है, और जिले गांव तहसील इसमें बटे रहते हैं, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य भी एक छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें मंडल या प्रांत, उसके बाद कोटम या वलनाडु। ठीक है, कोटम या वलनाडु से छोटी इकाई होती थी नाडु। ठीक है, और नाडु के बाद मेलाग्राम। मेलाग्राम के अंतर्गत 50 गांव आते थे। और जो विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको उर कहा जाता था। ठीक है, उर का मतलब एक गांव। जो एक गांव होता था उस इकाई को उर कहा जाता था। आगे बात करते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर और सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की वो क्या थी? उर थी। ठीक है, उर का मतलब एक गांव से था। ठीक है, और जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? प्रांत थी। आगे बात करते हैं। राज परिवार के सदस्यों को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया जाता था, जिन्हें सिक्के जारी करके नए कर लगाने, पुराने करों को माफ करने और भूमि दान करने के अधिकार होते थे। अब देखो, राज परिवार के सदस्य जैसे राजा का भाई हो गया, राजा का चाचा हो गया, या राजा का कोई सगा संबंधी हो गया, उसको जो साम्राज्य के प्रांत होते थे उनका गवर्नर बनाया जाता था। अब गवर्नर तो बना दिया, लेकिन उसको कुछ अधिकार भी दिए जाते थे। ठीक है, जैसे कुछ सिक्के जारी करना, या नए कर लगाना, या उसी क्षेत्र में कुछ कर माफ करना, या भूमि दान करना। इस प्रकार के अधिकार उन गवर्नरों को दिए जाते थे। आगे बात करते हैं। विजयनगर की सेना के सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ठीक है, जो विजयनगर की सेना के सेना नायक थे उनको क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः क्या होते थे? भू सामंत होते थे। अब इन नायकों के अधीन क्या रहती थी? सेना रहती थी, और इस सेना का खर्च उठाने के लिए राजा के द्वारा क्या दिया जाता था? वेतन के स्थान पे भूमिखंड दिए जाते थे, और इन्हीं भूमिखंडों को आमरम कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि वेतन के बदले सेना को दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। ठीक है, वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और उन भूमि खंडों को अमरम कहा जाता था। आगे बात करते हैं। सैन्य विभाग कंदाचार कहलाता था। जो विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग था उसको कंदाचार कहा जाता था, और सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। आगे बात करते हैं। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इस व्यवस्था के तहत 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी? आयंगर। आयंगर व्यवस्था क्या थी?
इस व्यवस्था के तहत 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और इन 12 प्रशासकीय अधिकारियों को आयंगर कहा जाता था, आयंगर नाम से जाना जाता था। अब जो ये आयंगर होते थे ये गांव पर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और इनकी इजाज़त के बिना गांव की कोई भी संपत्ति ना तो बेची जा सकती थी ना खरीदी जा सकती थी। अगर कोई भी संपत्ति खरीदनी है या बेचनी है तो पहले इनकी इजाज़त होना जरूरी था, ठीक है। अब जो ये आयंगर पद होता था ये अवैतनिक होता था, ठीक है। इसका मतलब इनको वेतन नहीं दिया जाता था, राजा के द्वारा इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन इनकी सेवाओं के लिए इन्हें कर मुक्ति या लगान मुक्ति भूमि दी जाती थी, ठीक है। या तो उनसे कर नहीं लिया जाता था और लगान भी नहीं लिया जाता था। एक और बात याद रखें, जो ये आयंगर पद था ये आनुवंशिक था, ठीक है। अगर मैं आयंगर के पद पे हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा भी आयंगर के पद पे ही रहेगा, ठीक है। इनको यह अधिकार दिया गया था। आगे बात करते हैं। कणिक नामक आयंगर के पास जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित सारे दस्तावेज होते थे, ठीक है। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो ये आयंगर होते थे इनकी इजाज़त के बिना ना तो कोई संपत्ति खरीदी जा सकती थी ना बेची जा सकती थी, और अगर कोई संपत्ति खरीद ली या बेच ली तो उसका लेखा जोखा किसके पास रहता था? कणिक नामक आयंगर के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, ठीक है। अगर राज्य में कोई आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था तो वो क्या था? लगान था। और लगान क्या था? वो राजस्व की दर का 1/6वां भाग था, ठीक है। माना अगर कोई उपज हुई, ठीक है, ये कोई उपज हुई और इसके 6 भाग कर दिए। कितने भाग? 6 भाग। और इसमें से जो 1 भाग होता था वो राजा को दिया जाता था, किसके रूप में? लगान के रूप में। आगे बात करते हैं। जनता से विवाह कर भी लिया जाता था। इसके शासनकाल में विवाह कर भी लिया जाता था, और जो किससे लिया जाता था? वर एवं वधू से लिया जाता था। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में विशेष सेवाओं के बदले विशिष्ट जनों को लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ऐसी भूमि को उम्बली कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति साम्राज्य के लिए कोई विशेष कार्य करता था तो उसके लिए क्या किया जाता था? लगान मुक्ति भूमि दी जाती थी, और उस भूमि को क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उम्बली नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को रक्त कोणंगे कहा जाता था। सपोज युद्ध में अगर कोई सैनिक अपना पराक्रम दिखाते समय शहीद हो गया तो उसके परिवारों को भूमि दी जाती थी, ठीक है। और उस भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोणंगे कहा जाता था। आगे बात करते हैं। कृषि भूमि के क्रय विक्रय होने पर भूमि के साथ उनसे जुड़े कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। वैसे कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। अब देखो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के अंतर्गत क्या होता था? सपोज ये मेरी भूमि है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे किसान मजदूर काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये भूमि बेच दी किसी और को, ठीक है। अब इस भूमि से जुड़े जो ये किसान, ये मजदूर थे, ये भी जिसको मैंने ये भूमि बेच दी उसके साथ चले जाते थे, ठीक है। इन्हीं किसानों मजदूरों को क्या कहा जाता था? उस समय कूदी कहा जाता था। आगे बात करते हैं। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी कहलाती थी। जो मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां थी उनको देवदासी कहा जाता था। अब इन देवदासियों को भी जीवन चलाने के लिए या तो कोई भूखंड दिया जाता था राजा के द्वारा, या तो इन्हें वेतन दिया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। दास प्रथा का मतलब किसी व्यक्ति का गुलाम होना, मतलब उसकी जी हजूरी करना। जब इन्हीं दासों का क्रय विक्रय किया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था? वेश्वग कहा जाता था। आगे बात करते हैं। दस्तकार वर्ग के लोग जो व्यापार में निपुण होते थे उन्हें पीर पंजाल कहा जाता था। जो लोग व्यापार में निपुण होते थे उनको क्या कहा जाता था? पीर पांजाल कहा जाता था। आगे बात करते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को भड़वा कहा जाता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में बस गया तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? भड़वा कहा जाता था। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। इस बात को आप याद रखें, नोट करते जाइए। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का स्वर्ण का क्या था? वराह था, ठीक है। और चांदी के सिक्के क्या कहे जाते थे? तार कहे जाते थे। एक और चीज याद रखें आप, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो टकसाल विभाग होता था, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना, ठीक है। जोरी खाना कहा जाता था किसको?
टकसाल विभाग को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री भी आए। ठीक है, उनके बारे में भी देख लेते हैं हम। निकोलो कांटी, ठीक है, ये किस देश से था? इटली देश से था। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक नामक फारसी यात्री देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, फर्नाओ नुनिज एक पुर्तगाली यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था? अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों क्या थे? पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, और ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ये जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए, इनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। अब देखो, आज हमने विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हम विजयनगर साम्राज्य में जितने भी वंश हुए हैं उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है, और अब इसके बाद हम बहमनी साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।